निकुंज ने प्यार से मायरा की आंखों से उसके बाल हटाए और मुस्कुराकर बोला, प्यार है, पैसा है, पर फिर भी। मायरा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, फिर भी। निकुंज फिर दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, फिर भी। मायरा अब गुस्से से बोली, क्या फिर भी? बोलो। निकुंज हंसकर बोला, फिर भी कोई एडवेंचर ही नहीं है प्यार में। मायरा निकुंज की गाल खींचकर बोली, तुम्हें करवाती हूं मैं एडवेंचर। निकुंज हंसने लगा और मायरा उसकी हंसी पे फिदा हो गई। निकुंज और मायरा को मिले 3 साल हुए थे। दोनों की शादी फिक्स हो चुकी थी। दोनों अमीर परिवार से थे और दोनों एक दूसरे को खुद से ज्यादा चाहते थे। निकुंज का परिवार बहुत बड़ा था, पर उसकी मां नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मायरा अपने माता पिता की एक ही बेटी थी। निकुंज का एक भाई निखिल उसे खूब चिढ़ता था, पर निकुंज को अपने भाई से कोई शिकवा नहीं था। निकुंज का चेहरा बेहद प्यारा और उसकी खूबसूरत सी मुस्कान सबको मोह लेती थी। वहीं दूसरी ओर मायरा की हरी आंखें बेहद मनमोहक थीं और उनको सिर्फ निकुंज की हंसी का नजारा पसंद था। मायरा को वायलिन बजाने का शौक था और वह अक्सर कई धुन निकुंज को सुनाती थी, मगर निकुंज को हर बार मायरा की एक ही धुन पसंद आती थी। मायरा निकुंज को अच्छी से अच्छी, नई से नई धुन सुनाती थी, पर निकुंज को वही धुन पसंद थी। दोनों परिवारों की यहाँ से अब निकुंज और मायरा पति पत्नी बने वाले थे। शादी से एक हफ्ते पहले निकुंज और मायरा गाड़ी में बैठे रात को रेस्टोरेंट से आ रहे थे। रात के अंधेरे में एकदम से निकुंज से स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट गया और निकुंज और मायरा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के चलते दोनों की हालत बहुत नाजुक हो गई। दोनों के बचने के चांसेस कम थे। निकुंज के पिता नितिन रायचंद की जान अपने निकुंज में बसती थी। यह खबर सुनकर उनका दिल सा बैठ गया। नितिन की तबीयत और भी बिगड़ गई, जो पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी। नितिन को 4 घंटे आईसीयू में रखा गया और उसके बाद नितिन ने उसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। नितिन की ऐसी एकदम हुई मौत किसी ने भी सोची न थी। नितिन अपने बेटे को खोने के गम से डरता था, मानो उसके उसी डर ने उसकी जान ले ली। निखिल को अपने पिता को खोने का कोई खास गम न था, मानो उसे इसमें भी एक सुनहरा मौका दिख रहा था। निकुंज की हालत अब थोड़ी बेहतर होने लगी, जैसे उसके पिता ने उसके सिर आई मौत खुद पर ले ली थी। सारे हॉस्पिटल में गम का माहौल था। निखिल ने अपनी पिता की अंतिम रस्में की और एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद जाकर निकुंज को होश आई। निकुंज को होश आने पर उसके रिश्तेदारों ने उसे नितिन की मौत के बारे में बताया। निकुंज को एक बड़ा झटका लगा, मानो उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा उसे छोड़कर चला गया था। निकुंज बहुत रोया और उसने रात के समय अपने भाई निखिल से बात की, जो शायद अब पूरी तरह बदल चुका था। निखिल ने निकुंज को अपना भाई मानने से ही मना कर दिया और उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा हड़प लिया। निखिल ने निकुंज के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटोज, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके सब डॉक्यूमेंट्स जिसे वो नितिन रायचंद का बेटा प्रूव हो सकता था, सब जला दिए और सारे परिवार के सामने उसकी खूब बेइज्जती की। निकुंज की बेइज्जती सिर्फ अपने परिवार के सामने नहीं, बल्कि मायरा के परिवार के सामने भी हुई। निकुंज अपने भाई के सामने भीख मांगकर बोल रहा था, भाई प्लीज ऐसा मत बोलो, आपके सिवा मेरा है ही कौन? पापा को खोने के बाद अब आप भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं पापा के गम से उभरा भी नहीं और आप मुझे उसे भी गहरा गम दे रहे हो। निखिल ने निकुंज को धक्का दिया और उसके पास जाकर बोला, अभी सिर्फ बेइज्जती ही की है। कहीं तुम्हें पीट पीट कर तुमसे प्रॉपर्टी ना छीन लूं, उसे पहले ही यहां से रफ्फा दफ्फा हो जाओ। जब तक पापा थे तुम सेफ थे, पर अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है बेवकूफ। निकुंज गहरे सदमे में था, मानो एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ही पलट दी थी। इतनी खुशियां, एक नया भविष्य, सब धुंधला हो चुका था। निकुंज रोता रहा, सारी रात रोता रहा और सुबह उसने हॉस्पिटल से निकलने का फैसला लिया। इतनी बेइज्जती के बाद निकुंज को समझ आ चुका था कि चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई भी करे, तब भी उसकी इज्जत नहीं लौटेगी। मायरा को अब भी होश नहीं आई थी। वो ठीक थी, मगर ज्यादा चोटों की वजह से उसके शरीर को अब भी आराम की जरूरत थी। निकुंज हॉस्पिटल से निकलने लगा तो मायरा की दोस्त आस्तुति ने निकुंज को रोका और बोली,
कहाँ जा रहे हो निकुंज? मायरा, और तुम्हारी शादी का क्या? तुम्हारे पास अपने पिता का डीएनए है। वो प्रूफ निखिल को गलत साबित करने के लिए काफ़ी होगा। निकुंज आँखों में आँसू भरकर बोला, क्या फ़ायदा होगा मेरा भाई से लड़ने का? इस मुश्किल वक़्त में भी उनको प्रॉपर्टी सूझ रही है, पापा को खोने का। उनको कोई गम नहीं, मुझे वो घर, वो प्रॉपर्टी। वैसे भी मेरे पिता के ना होने पर बेकार ही लगेगी, तो मैं क्यों लड़ूँ? जहाँ तक मायरा की बात है, तो अब वो एक अमीर घर की बेटी है। मैं उसके काबिल नहीं रहा। अच्छा होगा कि मैं उसे छोड़ दूँ। वो मुझसे अमीर और काबिल लड़का डिज़र्व करती है। आखिर अपने पिता के नाम के अलावा मेरे पास है ही क्या? आस्तुति निकुंज की दिमागी हालत समझ रही थी। उसे निकुंज के लिए बुरा लग रहा था और वो फिर बोली, मायरा को तुम जानते हो निकुंज, तुम्हारे बिना उसे कोई और कभी पसंद नहीं आएगा। जब वो उठेगी तो मैं उसे क्या बोलूँगी? निकुंज ने अपनी एंगेजमेंट रिंग आस्तुति को दी और बोला, उससे ये रिंग देकर बोलना, निकुंज तुम्हारे नहीं रहा मायरा, उसे भूल जाओ। मायरा के माता-पिता जिस इज्जत से निकुंज को देखते थे, उनकी वो नज़र अब बदल चुकी थी। इतनी बेइज्जती के बाद निकुंज समझ चुका था कि मायरा के माता-पिता का उसके प्रति क्या नज़रिया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया और आस्तुति उसे रोकती रह गई। निकुंज किसी दूसरे शहर जाकर अपनी जिंदगी बिताने लगा। नई नौकरी, नए लोग। निकुंज के मन में उसके पिता और मायरा की यादें और दिमाग में उसके भाई की बेइज्जती। निकुंज के लिए सब इतना आसान ना था, मगर जो भी था, उसके अलावा निकुंज के पास ऑप्शन ना था। 1 महीने की मेहनत में निकुंज को बहुत मुश्किल से एक नौकरी, एक छोटा-सा कमरा और खाना-पीना मिला था। वहाँ दूसरी ओर मायरा अपने माता-पिता की सुने को तैयार ही नहीं थी। मायरा को 2 हफ्ते पहले होश आई थी, मगर उसे निकुंज का कुछ भी नहीं पता था। वह परेशान थी, उसके अंदर गुस्सा था। आस्तुति ने उसे निकुंज की सारी हालत बताई और मायरा को गुस्सा था कि निकुंज ने निखिल से उसका हिस्सा क्यों नहीं माँगा। आस्तुति एक दिन मायरा से बोली, तेरे माता-पिता तेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो तू मान जा। निकुंज अब वापस नहीं आएगा। मायरा मुस्कुराकर बोली, नहीं आएगा तो ना आए, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। वो ऐसे जाएगा तो उसे लगता है हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं अपने जीते जी उसे भूल नहीं सकती, चाहे कितनी भी देर लगे। मैं उसे ढूँढूँगी, किसी भी तरह ढूँढूँगी। आस्तुति फिर बोली, मायरा ज़िद मत कर। तेरे माता-पिता का तेरे सिवा कोई नहीं। भूल जा निकुंज को। मायरा की आँखों में पानी था और वो बोली, निकुंज ने मुझसे कभी जीने-मरने के वादे नहीं किए। बस इतना कहा था, इस ज़िंदगी को जीते हुए हम हमेशा साथ रहेंगे। अब अगर मैं इस ज़िंदगी में भी उसकी ना हो सकी, तो और किसी ज़िंदगी में मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मायरा प्यार से आस्तुति का हाथ पकड़कर बोली, मैंने बस निकुंज से ही प्यार किया है, उसे ही चाहा है। उसके बिना मेरा कोई दूसरा प्यार नहीं हो सकता। अगर हुआ, तो वो किसी और रूप में होगा। तू मेरी दोस्त है आस्तुति, तुझे मेरी सच में चिंता है। तभी आज भी तू मुझे समझा रही है। मेरे साथ मेरे निकुंज को ढूँढने में मदद कर, प्लीज़ आस्तुति प्लीज़। आस्तुति मानो अपने दिल को रोक ना सकी। मायरा की वो मासूम आँखें आस्तुति को मोह रही थीं। वो आँसू मानो मायरा की हालत बयान कर रहे थे। आस्तुति फिर बोली, मदद तो कर दूँगी, पर हम निकुंज को कैसे ढूँढेंगे? पुलिस की मदद से? मायरा मुस्कुराकर बोली, मुजरिम नहीं, हमें एक राही ढूँढना है, जिसने अपना रास्ता बदला है, पर उसे एहसास नहीं कि रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। मायरा ने फैसला किया कि वो हर शहर में जाकर हर शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स में रात का अपना वायलिन का शो करेगी। निकुंज की पसंदीदा धुन बजाएगी। वही धुन एक दिन निकुंज को उसके पास लाएगी। निकुंज भी काम के सिलसिले में बार-बार अपना शहर बदल रहा था। उसके कोई पर्टिकुलर ठिकाना ना था। निकुंज के मन में बेचैनी थी, चिंता थी। हर वक्त एक अजीब-सी घबराहट उसे घेरे रखती थी। जाने क्यों? जबकि उसके पास खोने को अब कुछ भी ना था।